Good morning, everybody. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. डेटाबेस मैनेजमेंट हम अभी तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास तक देखा कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है। फिर हमने उसे प्रूव करने की कोशिश की थ्रू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मेथड, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को कैसे प्रूव किया जाता है। कल तक हमने देखा जरूर था कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की मेथड क्या होती है और कैसे काम करती है, बट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख के और डिटेल में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये रिकवरेबिलिटी क्या होती है और अलग अलग टाइप के शेड्यूल जो कि रिकवरेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन, बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज ए चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एस प्लस एजुकेटर काम करता हूं। मैंने गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स लिखा है, ये मेरे एक्सपीरियंस है, मास्टर्स है, गेट की रैंक है कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया, और जितना भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक गेन किया है अपनी लर्निंग के थ्रू, अपनी स्टडीज के थ्रू, बुक्स पढ़ के, लोगों को सुन के, लोगों से बातें करके, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों का करियर बन पाए, ताकि आप लोगों को एक ऐसा गाइडेंस मिल पाए जिसके थ्रू आप अपना करियर शेप कर सके। आप वो सारी छोटी छोटी चीजें या वो सारी छोटी छोटी मिस्टेक ना करें जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट बिना अवेयरनेस के कर सकता है और उसकी वजह से वो रिग्रेट करे बाद में। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे लेक्चर्स देखे नहीं है इस चैनल पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत सारे लेक्चर्स एक्सेस करने को मिलेंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरे लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल क्लासेस देखनी होंगी, जो कि अंडर द प्रोफाइल मिलेंगी। गेट सीएस कैटेगरी में अकाउंट बनाओ फ्री वाला अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, विश्वदीप गोठी मेरा नाम सर्च करो, प्रोफाइल में जाओ, स्पेशल क्लासेस पे जाओ, बहुत सारी क्लासेस हैं। अभी तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की पेड क्लासेस को भी आप 7 डेज के लिए फ्री एक्सेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन के लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की जितनी भी पेड क्लासेस हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाते हैं, उन्हें आप 7 डेज तक फ्री ट्रायल ले सकते हो। कैसे? क्यूआर कोड स्कैन करो, फिर आप अपना गोल सिलेक्ट करो गेट, फिर अपना फोन नंबर ऐसा जो आपने अभी तक यूज नहीं किया है वो सिलेक्ट करो, ये कोड लगाओ और अनलॉक कर लो 7 डे का ट्रायल। 7 दिन तक आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सारी पेड क्लासेस, सारे के सारे क्विजेस, सब कुछ एक्सेस करने को मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है रेगुलर क्लासेस जो हम YouTube पे लेते हैं उसमें और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म क्लासेस में। आपको एक फील होगा कि कनेक्शन बन रहा है एजुकेटर के साथ, पर्सनल वाला। आपको फील होगा कि हाँ, एक क्लासरूम टाइप का माहौल मिल रहा है। आपको फील होगा कि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिवनेस होती है क्लासेस में, स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली टीचर से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरैक्टिव मैनर में पढ़ते हैं, और आपको फील होगा कि जिस लेवल की लर्निंग वहां मिलती है यहां नहीं मिल पाती है। तो एक बार कोशिश जरूर करिए समझने की कि क्या डिफरेंस है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की क्लासेस में और यूट्यूब में। आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, एक है प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलती हैं, ऑर्गेनाइज्ड वाली, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक होती है। एक बार शेड्यूल पब्लिश हो जाता है, बस डेली टू डेली फिर उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस लगती हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं और क्विजेस भी मिलते हैं वीकेंड पे। डिजिटल नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपको फुल टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, कंबाइंड सब टाइप के टेस्ट मिलेंगे आपको। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो उसमें ये सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड होंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो है ही, ये अलग से हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये वाले। इसमें क्या है, मेनली आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जो आपके घर पे भेजे जाएंगे, और आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी बाय अ कोच जो आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगी। ये 1-on-1 मेंटरशिप से फायदा क्या है, आपको पर्सनलाइज्ड मैनर में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक कोच की हेल्प से पता चलेगा कि मेरे हिसाब से, मेरी लाइकिंग, इंटरेस्ट और मेरे नॉलेज के हिसाब से कोर्सेज का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, मेरे डेली टू डेली रूटीन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मेरा प्लानर कैसा बनना चाहिए, ये सब आपको कोच हेल्प करेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट होने के लिए, तो ये कोड लगाइएगा VDEEP10,
ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाए और मेरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप 7 डे ट्रायल के बाद सब्सक्रिप्शन लें तो भी ले सकते हैं। 7 दिन का ट्रायल लीजिए, समझिए कि कैसे आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म हेल्प कर सकता है, और फिर जब आपको लगता है कि यस दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प अस अ लॉट, तो आप सब्सक्रिप्शन को कन्वर्ट करने के लिए भी यही कोड यूज कर लीजिएगा। गेट 23 के एस्पिरेंट जो सिर्फ 23 का ही गेट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अभी, और गेट 24 के लिए 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जो एडिशनल है अपार्ट फ्रॉम दीज प्लान्स। अगर आप गेट 23 24 दोनों के लिए टारगेट कर रहे हैं तो लंबा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो, 24 25 टारगेट कर रहे हो तो और बड़ा सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा मंथ आपकी प्रिपरेशन में ऐड हो जाए और आपको तब तक एक्सेस मिलता रहे प्लस के सब्सक्रिप्शन का जब तक आपको सारे लेक्चर्स थरली याद ना हो जाए, समझ में ना आ जाए और उसके क्वेश्चन ना बनने लगे। गेट 24 के लिए ब्रह्मास्त्र प्लस बैच चल रहा है। इसमें एक संचित सर का कोर्स जल्दी ही ऐड होने वाला है, और इसके अलावा एक नया कोर्स डिजिटल लॉजिक आने वाला है। और ये डिजिटल लॉजिक जो है वो कौन लेके आने वाले हैं? बीवी रेड्डी सर। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एजुकेटर हैं, और ये डिजिटल लॉजिक जिस तरीके से पढ़ाते हैं इनका तरीका बहुत शानदार है। ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा ग्रिप। तो आप अगर इनका लेक्चर ये ब्रह्मास्त्र प्लस बैच पे एक्सेस करेंगे, डिजिटल लॉजिक बीवी रेड्डी सर 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता चलेगा यार कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको एक ग्रिप आ जाएगी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गेट 24 के लिए भी हमने एक गुरुकुल बैच लॉन्च किया है। अगर आप लोग गेट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो गुरुकुल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इतने सारे एजुकेटर्स हैं, और ये तो सिर्फ वो एजुकेटर हैं जिनकी फोटोग्राफ आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पे बीवी रेड्डी सर का लेक्चर का फोटोग्राफ नहीं है, उनके भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और वो आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत 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 शानदार लेक्चर मिलेंगे और क्या गजब की आपकी प्रिपरेशन मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी जैसे कि एक अर्नव मैसेज कर रहे हैं, फीस इज वेरी हाई। अर्नव जी सिंसियर थैंक्स कि आप चाहते हैं कि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लर्न करें, बट बेटा एक चीज जो है मैं बता दूं आपको कि क्वालिटी एजुकेशन अगर आप चाहते हैं तो उसे जितना अफोर्डेबल हम बना सकते थे हमने बनाया है। अगर आप कंपेयर करें आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले की पोजीशन को, तो यही क्वालिटी एजुकेशन आपको अपने से घर से दूर रह के 60 to 90,000 रुपीज दे के मिलती थी, और उसमें आपका खर्चा अलग से होता था। यही आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने घर पे बैठ के मिल रही है, और ज्यादा एजुकेटर्स के साथ और ज्यादा डिटेल में मिल रही है। इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं? बट इससे ज्यादा कम कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमें हमारे प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना है। ऐसे एजुकेटर्स जो अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के और यहाँ पे पढ़ाने आए हैं उनकी भी पेमेंट निकालनी है। और आप भी खुद समझते हो इस चीज को कि अगर आप काम करोगे और कोई भी क्वालिटी बहुत अच्छी लेवल की दोगे तो आपको भी अच्छा पेमेंट चाहिए होता है। ये आपकी भी चाहत है कि मैं आईआईटी से पढ़ूं और फिर बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं। तो सेम चीज हमारे दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए है जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने लेके आए हैं, इतना गजब का इंटरैक्टिव क्लास है, इतने हाईली क्वालिफाइड और गजब के टॉप क्लास एजुकेटर्स हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बेयर मिनिमम ही है जो आप यहां पे करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम यहां पे बात करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की, कि हमने क्या देखा था कल। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में हमने ये 3 पॉइंट देखे थे। क्या है 3 पॉइंट बेटा? कि हमने ये देखना है कि जो शेड्यूल हमें सीरियलाइजेबल प्रूव करना है उसमें कौन ऐसा ट्रांजैक्शन है जो डायरेक्टली डेटाबेस से रीड कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी चीज कि कौन ऐसा शेड्यूल या ट्रांजैक्शन है जो किसी दूसरे के रिटर्न वैल्यू को रीड कर रहा है। अगर T2
T1 की रिटर्न वैल्यू को रीड करता है, तो हमारे सीरियल सेगमेंट में भी या सीरियल मैनर में भी T2 ही T1 की रिटर्न वैल्यू को रीड करना चाहिए। अगर T3 एक ट्रांजैक्शन है जो किसी वैल्यू को डायरेक्टली डेटाबेस से रीड करता है, तो हमारे इक्विवेलेंट शेड्यूल में भी T3 ही उस वैल्यू को डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को या डायरेक्टली कहां से, डेटाबेस से ही रीड करना चाहिए। आपको ये हमारे किसी दूसरे ट्रांजैक्शन की रिटर्न वैल्यू को रीड नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट में कौन राइट कर रहा है, जो भी किसी डेटा आइटम को सबसे लास्ट में राइट करेगा पहले ट्रांजैक्शन में, पहले शेड्यूल में, वही इक्विवेलेंट शेड्यूल में भी राइट करना चाहिए। अगर ये सारी के सारे पॉइंट्स कॉमन है सारी डेटा आइटम के लिए दोनों शेड्यूल्स में, तो हम कहेंगे कि जी हां, ये जो शेड्यूल है वो हमारा इक्विवेलेंट शेड्यूल है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्यू इक्विवेलेंस की, जो मैंने कल आपको समझाया था। मैं फिर से समझाता हूं, प्लीज बेटा आप यहां पे आप स्पैमिंग ना करें। और अगर आप लोग किसी दूसरी कंपनी के लोग हैं और यहां स्पैमिंग कर रहे हैं, तो यार थोड़ा इतना तो समझ जाइए कि ये क्लासेस चलती हैं, आपके प्रमोशंस एटसेट्रा एटसेट्रा चलते रहेंगे, आपके पास बच्चे आते रहेंगे, पर कम से कम दूसरों का ख्याल तो रखिए। चलिए, आई एम गुड। चलिए, तो क्या कहा था मैंने, ये देखो x की वैल्यू को T1 रीड करता है डायरेक्टली ट्रांजैक्शन से। कहां से, डायरेक्टली डेटाबेस से, है ना। यहां पे T2 रीड कर रहा है क्या डायरेक्टली डेटाबेस से, नहीं, T2 तो लिखी हुई वैल्यू रीड कर रहा है ना। पहले T1 ने उस वैल्यू को लिखा, उसके बाद T2 ने रीड किया। तो कौन रीड कर रहा है, T1 डायरेक्टली डेटाबेस से रीड कर रहा है, किसी की रिटर्न वैल्यू नहीं। तो यहां भी ऐसा ही है कि T1 जो है वो रीड कर रहा है कहां से, डायरेक्टली डेटाबेस से, किसी की लिखी हुई वैल्यू नहीं। तो इस मामले में तो दोनों बराबर हैं, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए फिर यहां पे हमने देखा कि T2 जो है कहां से रीड कर रहा है, T1 की लिखी हुई वैल्यू रीड कर रहा है। पहले T1 ने लिखा, उसके बाद T2 ने रीड किया। यहां पे क्या है देखिए जरा, यहां पे T2 पहले रीड कर रहा है, T1 बाद में लिख रहा है। मतलब T2 डायरेक्टली डेटाबेस से ही वैल्यू रीड कर रहा है। यस सर, इसमें T2 ने रीड किया T1 की रिटर्न वैल्यू को, इसमें T2 ने रीड किया डायरेक्टली डेटाबेस से। क्या ये इक्विवेलेंट है, नहीं है, ये हम कल भी प्रूव कर चुके थे, नॉट इक्विवेलेंट। तो ये दोनों जो हैं वो व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, कल मैं प्रूव कर चुका था। अब आज हम बात करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की। एक शेड्यूल यहां पे लेके आया हूं 4 ट्रांजैक्शंस का, और इस 4 ट्रांजैक्शंस के शेड्यूल में हमें यह देखना है कि ये क्या सीरियलाइजेबल है, व्यू सीरियलाइजेबल और नहीं। कैसे चेक करेंगे सर, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको हमारे 3 रूल के हिसाब से इक्विवेलेंट प्रूव करना है कि क्या ये शेड्यूल किसी और शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है जो कि सीरियल है। अगर ये गिवन शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल होगा तो कब होगा, इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू एनी सीरियल शेड्यूल। अब आप मुझे बताओ कि 4 अगर ट्रांजैक्शन है एक शेड्यूल में, तो कितने पॉसिबल सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं, पॉसिबल सीरियल शेड्यूल कितने हो सकते हैं। पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स जो होंगे वो होंगे 4 फैक्टोरियल के बराबर, विच इज 24। चार फैक्टोरियल 24 सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। पहले T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, T1, T2, T4, T3, T1, T3, T2, T4, T1, T3, T4, T3। इस तरीके से आपके पास 24 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। अब इन 24 पॉसिबिलिटीज में क्या हर एक पॉसिबिलिटी को देखें, क्या हर एक पॉसिबिलिटी से चेक करें इसका कि इक्विवेलेंट है या नहीं, 24 बार चेक करना पड़ेगा। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम कर सकते हैं। कैसे, वही जो हमने ग्राफ लास्ट टाइम देखा था ना, उसी ग्राफ को इस बार भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो मैं बता देता हूं कैसे, मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इन ट्रांजैक्शंस में हमें इस ग्राफ को बनाने के लिए
हमें इस ग्राफ को बनाने के लिए पहले तो एक 4 नोड्स बनानी पड़ेंगी जो कि 4 ट्रांजैक्शन है, ताकि हम सीक्वेंसिंग डिसाइड कर पाए। किसके बेसिस पे? जो रूल नंबर 2 है और रूल नंबर 3 है उनके बेसिस पे। रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 के बेसिस पे हम बनाएंगे ये ग्राफ। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी ट्रांजैक्शन ने वैल्यू राइट की, उसके बाद इसने रीड की, तो हम इमीडिएटली कनेक्शन बना देंगे कि इसके राइट के बाद ही इसका रीड होना चाहिए, सीरियल इक्विवेलेंस में भी। जैसे कि यहां पे T1 ने राइट किया X को और T2 ने उसको रीड किया, तो हमारे सीरियल शेड्यूल में भी ऐसा ही सीक्वेंस होना चाहिए सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग कि T2 शुड रीड फ्रॉम T1, T2 शुड रीड फ्रॉम T1। जी हां, तो हमें क्या करना पड़ेगा? T2 जो है उसको T1 के इमीडिएट बाद ही रखना पड़ेगा। जी हां, है ना, T2 को T1 के बाद ही रखना पड़ेगा। तो हमने T1 से T2 एक एज बना दी और बोला कि भैया पहले T1 चले, X की वैल्यू को राइट करे, उसके बाद T2 चले रीड करे। क्या यह समझ में आया बच्चा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कोई रीड कर रहा है? नहीं सर, और किसी ने रीड नहीं किया, और किसी ने रीड नहीं किया। अच्छा, अब ये बताओ कि हमारे पास सबसे लास्ट राइट किसका है एक्स वैल्यू पे? हु इज राइटिंग एट द एंड ऑन वैल्यू ऑफ एक्स? सबसे लास्ट में राइट कौन कर रहा है एक्स पे? सबसे लास्ट में राइट कर रहा है एक्स पे T4। T4 सबसे लास्ट में राइट कर रहा है, तो T4 को हमें सबसे लास्ट में चलाना है। T4 को हमें सबसे लास्ट में चलाना है। उसके पहले आपको T1, T2, T3 तीनों चलाने पड़ेंगे, है ना? क्यों चलाने पड़ेंगे? क्योंकि X पे जो सबसे लास्ट में राइट करेगा वही मेरे सीरियल सीक्वेंस में भी सबसे लास्ट राइट करना चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंट होंगे। हु राइट्स लास्ट इन दिस शुड राइट लास्ट इन द व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल ऑल्सो। जो इसमें X पे सबसे लास्ट में राइट कर रहा है उसी को ही हमें X में सबसे लास्ट में राइट कराना है सीरियल सीक्वेंस या सीरियल शेड्यूल में भी। तो अब यहां पे T4 सबसे लास्ट में राइट कर रहा है, मतलब T4 को हमें T1 के बाद, T2 के बाद और T3 के बाद चलाना है ना? तो इतना हमें समझ में आ गया कि पहले T1 के इमीडिएट बाद T2 चलेगा। तो हमने दो ऑब्जर्वेशंस लगाए, immediately after T1, T2 should run, and T4 should run at the end। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो उसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल हमें बन सकते हैं। तो अब हमारे इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स हम देखेंगे। तो पॉसिबल सीरियल शेड्यूल हमारे पास क्या आ जाएंगे? पहले हम T1 चलाएं, फिर T2 चलाएं, फिर T3 चलाएं, फिर T4 चलाएं। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन और हो सकता है कि T1 चलाएं, फिर T3 चलाएं, फिर T2 चलाएं, फिर T4। बट क्या ये मुमकिन है? हम देखेंगे। ये तो हम देख रहे हैं आफ्टर T1 T2 शुड रन, ऐसा हमने लिखा है। क्या इमीडिएटली जरूरी है या नहीं जरूरी है हम बाद में देखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, स्टार्ट नाउ बेटा, नाउ। अभी स्टार्ट करो आपकी सीरियस प्रिपरेशन अलोंग विद 1 आवर पर डे कोडिंग। अभी से स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन में आप पर डे कम आवर्स भी देंगे तो चलेगा और आपकी प्रिपरेशन जो है लंबे टाइम तक सॉलिड हो जाएगी। लेट से स्टार्ट करोगे तो आपको ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे, फिर कॉलेज, प्लेसमेंट्स और कोडिंग और वाइवा, सेमेस्टर एग्जाम्स, इन सब में डिस्टर्ब हो जाओगे। तो T1 के बाद T2 चलना चाहिए और T4 सबसे आखिरी में चलना चाहिए। हमने ये सारे शेड्यूल बना दिए, T3 पहले, फिर T1, फिर T2, फिर T4। ये सारे हमारे पास में शेड्यूल बन रहे हैं, जिसमें हमें देखना है T4 सबसे आखिरी में चलेगा, T1 के बाद T2 चलेगा।
ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चा, जल्दी से मुझे बताओ, क्या और कोई पॉसिबल है ऑप्शन, और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? मुझे तो नहीं लगता। T1 के बाद T2, तो T1 के बाद T2 इमीडिएटली, बीच में T3 सबसे पहले। ये 3 शेड्यूल्स हैं। अब इन 3 शेड्यूल्स को आपको चेक करना है। तो मैंने पहला वाला ले लिया, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। T1, T2, T3, T4, है ना? क्या कहा है? सबसे पहले पूरा T1 चले, फिर T2, फिर T3, फिर T4। पहले पूरा T1 चलाओ WX, फिर पूरा T2 चलाओ RX WX, RX WX, फिर पूरा T3 चलाओ, फिर पूरा T4 चलाओ WX एंड WX। ये है आपका पहला वाला शेड्यूल, ये वाला, है ना? अब इसको हम चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये व्यू इक्विवेलेंट है इसके। इस शेड्यूल में रीड सिर्फ एक ही जगह पे है, और ये रीड क्या डायरेक्टली डेटाबेस से है या T1 की लिखी हुई वैल्यू पे है? सर T1 की लिखी हुई वैल्यू पे है, तो डायरेक्टली डेटाबेस से कोई रीड नहीं कर रहा। रूल नंबर 1, कोई डेटाबेस से रीड करता है तो वो यहां पे अगर डेटाबेस से रीड कर रहा है तो यहां भी डेटाबेस से रीड करना चाहिए, पर डेटाबेस से कोई भी रीड नहीं कर रहा। चलो, पहला रूल तो गया। सेकंड रूल है, कोई अगर दूसरे की लिखी वैल्यू रीड करता है यहां पे, तो उसी की लिखी हुई वैल्यू यहां पे रीड होनी चाहिए। इसने कौन सी वैल्यू रीड की? इसने वैल्यू रीड की T1 की लिखी हुई, तो पहले T1 राइट कर रहा है, T2 रीड कर रहा है। यहां भी वैसे ही होना चाहिए, पहले T1 ने राइट किया, फिर ही T2 ने रीड किया इमीडिएटली, चलेगा। ये रूल भी करेक्ट है, और कोई रीड नहीं है। चलो, सबसे लास्ट में राइट किसने किया? T4 ने किया। यहां भी सबसे लास्ट में राइट किसने किया? X पे T4 ने किया। तीनों रूल बराबर है, बराबर है, तो ये बोल देंगे कि हाँ, ये वाला शेड्यूल जो है इस सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है, व्यू इक्विवेलेंट है। जी हाँ, तो ये सीरियलाइजेबल हो गया। ये सीरियलाइजेबल है, बिल्कुल है, पर सीरियलाइजेबल का सीक्वेंस क्या है सर? T1, T2, T3, T4। पर ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही सीरियलाइजेबल सीक्वेंस हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। हमने 3 निकाले हैं, तीनों को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए सेकंड वाला भी देख लेते हैं, सेकंड वाला देखते हैं क्विकली। T1, T2, T3, T4। सबसे पहले T1 चलाओ पूरा, फिर T3 चलाओ पूरा, फिर T2 चलाओ पूरा, T2 फिर T4, T2 चलाओ पूरा। सीरियल मैनर में हमें रन करना है, एक के बाद एक, WX और फिर WX। चलो फिर से देखते हैं इसको। हमारे इस वाले से कोई डेटाबेस से रीड कर रहा है वैल्यू? नहीं, डेटाबेस से तो कोई वैल्यू रीड नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं। लिखी हुई वैल्यू कौन किससे रीड कर रहा है? T2 रीड कर रहा है T1 से, T2 रीड कर रहा है T1 से, T2 रीड कर रहा है T1 से। यहां पे T2 ने रीड किया T1 से, ठीक है। यहां पे T2 ने रीड कौन सी वैल्यू की? यहां पे T2 ने रीड की है वैल्यू T3 की लिखी हुई। कौन सी? T3 की लिखी हुई। ये तो गलत हो गया। हम चाहते हैं कि यहां T2 रीड करे T1 की लिखी हुई वैल्यू, T1 की लिखी हुई वैल्यू, यहां पे भी T1 की लिखी हुई वैल्यू रीड होनी चाहिए, तो ही व्यू इक्विवेलेंट है। तो क्या ये व्यू इक्विवेलेंट है? नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है। ये नॉट इक्विवेलेंट हो गया, तो ये ऑप्शन आपका गया, ये व्यू इक्विवेलेंट नहीं है ना। लास्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। T1, T2, T3, T4। सबसे पहले क्या चलाना है हमें? T3 चलाना है। T3 पूरा चला दिया, फिर हमने चलाना है T1 चला दिया WX, फिर T2 चलाना है रीड X एंड WX, और लास्ट में T4 WX। चलो फिर से रूल चेक करो, इसको हमें व्यू इक्विवेलेंट प्रूव करना है, इसके क्या है या नहीं। यहां पे डेटाबेस से तो कोई डायरेक्टली वैल्यू रीड नहीं हो रही है, यहां भी डेटाबेस से कोई तो वैल्यू रीड नहीं हो रही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने चेक किया कि T2 शुड रीड रिटर्न वैल्यू ऑफ T1, T2 शुड रीड रिटर्न वैल्यू ऑफ T1, तो T1 ने जो लिखा उसी को ही T2 ने रीड किया। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसमें और उसमें बराबरी से T2 ने जो भी T1 की लिखी वैल्यू है वही रीड की, T2 ने रिटर्न वैल्यू ऑफ T1 ही रीड की। फिर सबसे लास्ट में राइट किसने किया? T4 ने। यहां भी सबसे लास्ट में राइट किसने किया? T4 ने। बढ़िया, शानदार। ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, बिल्कुल इक्विवेलेंट हो गए। तो ये इक्विवेलेंट है हमारा व्यू इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ये दोनों होंगे जो व्यू इक्विवेलेंट है सीरियल शेड्यूल्स। हम कह सकते हैं ये सीरियलाइजेबल है, व्यू सीरियलाइजेबल है। और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की सीक्वेंस क्या है? या तो T1 T2 T3 T4 या T3 T1 T2 T4। आई बात समझ में? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। आपको बताना है कि इज दिस व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट। एक बार ट्राई करो, व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं। प्रणीत कुमार जी, उस पर काम चल रहा है। 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। चलिए, कोई बोलता है व्यू सीरियलाइजेबल है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चा, फिर बताते हैं आपका। बाकी लोगों को भी कर लेने दीजिए। अदनान, ओके। नहीं है। देवकांता जी बोलते हैं साइकिल है। अच्छा, देखिए साइकिल से मतलब नहीं है यहाँ पे। हमें ये मतलब है कि ये व्यू सीरियलाइजेबल बनेगा या नहीं बनेगा। साइकिल होगी या नहीं होगी बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। हमको कॉन्फ्लिक्ट वाला रूल नहीं लगाना है यहाँ पे, है ना। कॉन्फ्लिक्ट वाला रूल नहीं लगाना है यहाँ पे। 3 ट्रांजैक्शन हैं, T1 T2 T3, हमने लिख दिए। फिर हमने ये चेक किया कि कौन x की वैल्यू को डेटाबेस से रीड कर रहा है। देखो यहां पे ना 2 अलग अलग डेटा आइटम है, ये जरूर चेक करिएगा। ये जरूर चेक करिएगा कि 2 अलग अलग डेटा आइटम है, तो दोनों के आइटम्स के रीड राइट अलग अलग तरीके से चेक करना है, एक दूसरे पे नहीं, है ना। कि इसने राइट किया y को तो कोई दूसरा राइट y ही करे, रीड y ही करे। x और y 2 अलग अलग वैल्यूज है, प्लीज चेक आउट दैट। तो यहां पे हमने देखा कि x की वैल्यू को कौन रीड कर रहा है डायरेक्टली ट्रांजैक्शन? T1 कहां से? डेटाबेस से। ठीक है, y की वैल्यू को कौन रीड कर रहा है? T2 डायरेक्टली डेटाबेस से। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे देखिए कि क्या कोई ऐसा डेटाबेस ट्रांजैक्शन है जो कि रीड कर रहा है वैल्यू को जो किसी और ने लिखी है। यहां पे y को लिखा गया है बट y को रीड नहीं किया गया। यहां पे भी y को लिखा गया है बट रीड नहीं किया गया। यहां x को लिखा गया है बट रीड नहीं किया गया है। तो कोई भी ऐसा डेटाबेस का ट्रांजैक्शन नहीं है जो किसी दूसरे की लिखी हुई वैल्यू को रीड कर रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारी खत्म कि रीड फ्रॉम समवेयर एल्स और सम अदर ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है लिख का कौन है आखिरी में। आखिरी में लिख कौन रहा है ये देखो। x की वैल्यू को सबसे लास्ट में कौन लिख रहा है? T2। इसके अलावा कोई और भी x की वैल्यू पे राइट कर रहा है? देखो जरा, इज देयर एनीवन हु इज राइटिंग ऑन डेटाबेस आइटम T2? नहीं सर, कोई भी नहीं लिख रहा। कोई भी नहीं लिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, T2 ही अकेला लिखने वाला है। अगर वही लिखेगा तो चाहे सबसे पहले लिखे या सबसे लास्ट में लिखे या बीच में लिखे, वही लिखेगा, वही सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। जब भी राइट करे T2 ही राइट करेगा और किसी का राइट नहीं है x पे। अच्छा ये बताओ राइट ऑफ y किस किस जगह पे है? कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में राइट ऑफ y दिख रहा है? आपको 2 ट्रांजैक्शंस में दिख रहा है, एक T1 में भी और एक T3 में भी। कहां कहां दिख रहा है?
T1 में भी और T3 में भी। इसका मतलब क्या है सर कि T1 का राइट y और T3 का राइट y में से T1 का राइट y सबसे लास्ट में चलना चाहिए। जी हां सर, T1 का राइट y सबसे लास्ट में चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि इस गिवन शेड्यूल में T1 का राइट y बाद में है, T3 का पहले है। तो T3 के राइट y के बाद ही T1 का राइट y। तो हमने यहां पे एक एरो लगा दिया, बस यही एरो लग रहा है। मेरे को तो एक ही एरो दिखा जो राइट के हिसाब से है कि कौन पहले चलेगा कौन बाद में। T3 का राइट y पहले चलना चाहिए, उसके बाद T1 का राइट y। राइट एक्स के थ्रू तो कोई हमारे पास प्रॉब्लम है ही नहीं, और रीड की भी कोई दूसरे ट्रांजैक्शन से रीड है ही नहीं। तो हमने ये एक एरो बनाया। अब इस एक एरो के बेसिस पे हमारे पास, ठीक है, हम यहां पे इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। T1, T2, T3, ये हमारा एरो किसकी वजह से है? राइट y की वजह से है ना। ये एरो बना तो हमारे पास पॉसिबल सीरियल ट्रांजैक्शंस या पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स कौन कौन से आए बेटा? पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स कौन कौन से होंगे? T3 पहले, T1 बाद में, है ना। तो हमारे पास पहले आ सकता है T2, फिर T3, फिर T1। फिर T3 पहले आ सकता है, T2 बीच में आ सकता है, T1 बाद में भी आ सकता है। हमारे पास T3 पहले आएगा, T1 बाद में आना चाहिए। हाँ, तो T1 पहले कर सकते हैं ना यहाँ पे, T2 सबसे लास्ट में भी आ सकता है, बिल्कुल। तो ये तीन हमारे पास ऐसे शेड्यूल बने जो कि सीरियल हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। अब हमें एक एक शेड्यूल को चेक करना है, एक एक शेड्यूल को चेक करना है इन तीनों में से कि कौन सा इसके व्यू इक्विवेलेंट है। अब इतना तो आप लोग कर सकते हो, जी हाँ, करके देख लेते हैं। हमारे पास तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3। सो आई एम चेकिंग फॉर नंबर 1 इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, पहले हम ट्रांजैक्शंस लिख लेते हैं और इनके स्टेटमेंट T2, T3, T1। सबसे पहले T2 पूरा, T2 पूरा लिख दिया। फिर हमने लिखा T3 पूरा, फिर T1। T1 में हमारे पास है यहाँ पे रीड x और फिर राइट y। हम यहाँ पे अब सेम इन दोनों का व्यू इक्विवेलेंस चेक करेंगे। क्या ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट है? आप लोग देख सकते हो, जल्दी से क्विकली रूल लगा के बताओ मुझे। व्यू इक्विवेलेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए बच्चा, व्यू इक्विवेलेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। समझ रहे हो बांगड़ू लोग? रीड एक्स कहां से हो रहा है? डेटाबेस से। यहां भी रीड एक्स डेटाबेस से ही होना चाहिए, किसी दूसरे की वैल्यू से नहीं। आपके गाइडेंस से प्लेस हो गया हूं मैं, गेट की तैयारी करूंगा मेहनत से। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बस ऐसी खूब सारी मेहनत करो, तरक्की पाओ, और बस ऐसे मैसेजेस भेज दिया करो अगर कोई भी छोटी छोटी भी माइलस्टोन अचीव करते हो तो बड़ी खुशी होती है मुझे, है ना। यहां पे रीड एक्स किया डेटाबेस से T1 ने, बट यहां पे भी क्या डेटाबेस से ही रीड एक्स हो रहा है? जल्दी से बताओ। नहीं सर, ये रीड एक्स कहां से हो रहा है? इसकी लिखी हुई वैल्यू से। आप देख लो, T2 ने पहले लिख दिया है एक्स में, उसके बाद T1 रीड कर रहा है। क्या ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट हुए? नहीं हुए। तो हम मना कर देंगे कि ना भैया, ये तो व्यू इक्विवेलेंट नहीं हो पाया, मतलब ये सीरियल शेड्यूल काम नहीं करेगा। ये सीरियल शेड्यूल जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं है, सीरियलाइजेबिलिटी में ये वाले तो इक्विवेलेंट नहीं हुए। चलो, ये तो गया हमारा। सेकंड वाला उठा लेते, लेट्स गो विद द सेकंड वन। सेकंड क्या है हमारा? वो शेड्यूल ट्राई करते हैं। T3, T2, T1 लिख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले आप पूरा T3 रन करोगे, सबसे पहले आप पूरा T3 रन करोगे, ठीक है। फिर T2 रन करोगे और फिर T1। T2 में आ जाएगा रीड y, राइट x, और फिर T1 रीड x और राइट y। अब चेक करो फिर से कि क्या सेम सिचुएशन है, क्या ये और ये व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं।
यहां पे x की वैल्यू t1 ने डायरेक्टली डेटाबेस से रीड की, क्या यहां भी डेटाबेस से t1 की वैल्यू रीड हो रही है? नहीं, रीड कर रहा है ये t2 की लिखी हुई वैल्यू को, t2 की लिखी हुई वैल्यू को रीड कर रहा है। गलत बात, हम नहीं चाहते कि ये t2 की वैल्यू को रीड करे, t2 की लिखी हुई वैल्यू को रीड नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि t1 डायरेक्टली डेटाबेस से रीड करे। फिर गलत हो गया, फिर गलत हो गया। इनफैक्ट यस, मिली ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि सर y की वैल्यू भी पहले t3 ने लिख दी, उसके बाद t2 रीड कर रहा है। ये भी गलत बात है, पहले t2 को y की वैल्यू डायरेक्टली डेटाबेस से ही रीड करनी है, तो ये भी गलत हो गया, गॉन। फिर हम तीसरा वाला पॉइंट उठाते हैं, तीसरा वाला ये देखते हैं ये पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है। चलो चेक कर लेते हैं। t1 t2 t3, हमने पहले शेड्यूल बना देना है। शेड्यूल क्या है? पूरा t3 पहले, फिर t1, फिर t2, t3 पहले, ये रहा, फिर t1, फिर t2, t2 क्या है? रीड x, नहीं हमने गलत लिख दिया, t1, t1 यहां पे आ जाएगा पहले रीड x और राइट y, है ना, और फिर t2 आएगा। t2 क्या है? रीड y राइट x, रीड y राइट x। बताओ, सेम प्रॉब्लम, इसने t1 ने डेटाबेस से रीड किया x की वैल्यू को, यहां भी डेटाबेस से वैल्यू रीड हुई। t2 ने रीड किया डेटाबेस से, ठीक है, यहां भी t2 ने रीड किया डेटाबेस से। नहीं, ये तो t3 का लिखा हुआ वैल्यू रीड कर रहा है, पहले राइट किया t3 ने, उसके बाद ये रीड कर रहा है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, गलत हो गया मतलब, गलत हो गया मतलब T1 तो रीड कर रहा है x को डायरेक्टली डेटाबेस से, यस कोई बात नहीं, बट ये T2 जो है T3 की लिखी हुई, इनफैक्ट T1 की लिखी हुई वैल्यू रीड कर रहा है, T1 की लिखी हुई वैल्यू रीड कर रहा है, विच इज रॉन्ग थिंग। T1 की लिखी हुई वैल्यू रीड नहीं करना हमको, हमको T1 की वैल्यू लिखी हुई रीड नहीं करना है, डायरेक्टली डेटाबेस से रीड करना है। मतलब ये भी व्यू इक्विवेलेंट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई भी ऐसा हमारा सीरियल शेड्यूल नहीं होगा जो इसके इक्विवेलेंट होगा, हम मना कर देंगे, नहीं है, नो, नो, नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रिकवरेबिलिटी की। ये क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन हमें चलाना है, हमको एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी पता है। क्या होती है एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी बेटा? एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी होती है कि अगर एक ट्रांजैक्शन जो है बीच में या तो अबॉर्ट हो गया या किसी रीजन से फेल हो गया, तो हम उसे पूरा रोल बैक कर देते हैं। उस ट्रांजैक्शन ने जितने भी चेंजेस किए हैं उनको हम रिवर्ट कर देते हैं। ये होती है एटॉमिसिटी, कि हम बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन चला ही नहीं। बट अज्यूम करो कि एक ट्रांजैक्शन चला, इस ट्रांजैक्शन ने x की वैल्यू को राइट किया किसी वैल्यू से, और कॉन्करेंसी में किसी और ट्रांजैक्शन ने उसको रीड कर लिया। अब हुआ ये कि इसने x की वैल्यू को लेट्स से 10 से राइट किया, पहले वो 5 थी, उसको इसने अपडेट करके 10 कर दिया यहां से, फिर इसने महाराज ने 10 रीड कर लिया, भरोसा करके कि T1 ने जो भी कुछ लिखा है सही ही लिखा होगा, मैं उसको रीड कर लेता। अब हुआ ये कि T1 जो है यहां तक आते आते हो गया फेल। इसके रीड करने के बाद T1 हो गया फेल। अगर T1 फेल हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रोल बैक करना पड़ेगा। अब अगर T1 रोल बैक हो गया तो T2 को भी इंफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब तुमने हमसे वैल्यू रीड की जो कि गलत थी, तुम भी वापस हो ही लो।
तुम भी वापस हो ही ले, वरना तुमको तकलीफ हो जाएंगी बाद में, है ना। एक दोस्त ने कुछ आंसर लिखा आंसर बुक में, उसके दोस्त ने उससे वो वैल्यू को कॉपी करके और अपनी कॉपी में भी लिख लिया। फिर थोड़ी देर बाद पता चला इसको कि यार जो भी आंसर अपन ने लिखा है वो तो गलत है, मैं तो इसको वापस से मिटा रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए मुझे। अब यही चीज इसको भी बतानी पड़ेगी, यही चीज जो है टीटू को भी बतानी पड़ेगी कि टीटू महाराज तुमने जो हमसे कॉपी किया था उसको अब तुम मिटा दो तो ये भी रोल बैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इसी से वैल्यू रीड की है। आई बात समझ में क्या कहा मैंने? तो अगर T1 ने यहां पे रोल बैक किया तो T1 की डर्टी वैल्यू को अगर T2 ने रीड किया था उसे भी रोल बैक करना पड़ेगा। जी हाँ, पर अब बात बताओ एक कि अगर T1 ने यहां पे कुछ लिखा, उसको इसने कॉपी कर लिया, और अगर कॉपी करने के बाद में मैंने कुछ लिखा, मतलब आपने कुछ लिखा अपनी आंसर शीट में, टेस्ट में, आपके दोस्त ने उसको कॉपी कर लिया, है ना, क्या बोलते हो उसको, नकल करना, टीपना, क्या बोलते हो तुम लोग, नकल करके आपके दोस्त ने भी वही आंसर लिख दिया, और आपके दोस्त ने यहां पे जाके और कॉपी सबमिट कर दी कि हाँ भाई अपना तो हो गया आंसर खत्म। आपके दोस्त ने कॉपी सबमिट कर दी, आपने क्या किया, उसके जाने के बाद में अपना जो आंसर था रोल बैक कर दिया। अब क्या ये जो पर्सन है इसको पता चला कॉपी सबमिट होने के बाद कि मैंने जो आंसर कॉपी किया था ये तो गलत है, और मेरे दोस्त ने उसको रोल बैक कर दिया, उसको मिटा दिया है। अब क्या ये बंदा वापस से कॉपी छीनेगा अपने इन्विजिलेटर से? क्या ये बंदा जो है क्या कॉपी छीन लेगा इन्विजिलेटर से? नहीं छीन पाएगा। तो क्या फिर इसके जो चेंजेस हैं वो रिकवरेबल हो पाए? नहीं हो पाए। हम चाहते थे कि इसने ना डर्टी वैल्यू रीड की है T1 से, तो अगर T1 फेल होके रोल बैक हो गया है और इसकी डर्टी वैल्यू जो इसने रीड की थी उसकी वजह से इसको भी रोल बैक होना पड़ेगा, बट ये रोल बैक तभी हो पाएगा जब ये कमिट नहीं हुआ है। अगर ये कमिट हो गया T2 ट्रांजैक्शन, तो फिर रोल बैक नहीं हो पाएगा, फिर हम बोलेंगे ये रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है। फिर क्या बोलेंगे हम? ये शेड्यूल रिकवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें एक ऐसे ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जो कि ऑलरेडी कमिट हो चुका है और उसे हम नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी अगर कॉपी सबमिट कर चुके हैं तो फिर हम वापस नहीं ले पाएंगे, है ना। आप दो दोस्त हो, आपके फ्रेंड ने कुछ लिखा, आपने उसकी कॉपी करके और कुछ लिखा, आपके फ्रेंड ने यहां पे जाके रोल बैक कर दिया, बट उसके पहले ही आपने यहां पे सबमिट बटन दबा दिया, मतलब कमिट कर दिया, तो फिर आप वापस से टेस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। वही रिकवरेबल शेड्यूल का डेफिनेशन होता है कि अगर रिकवरेबल शेड्यूल है तो किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में कोई भी कमिटेड ट्रांजैक्शन हमारा रोल बैक नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए जहां हमें कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने की जरूरत पड़े। तो अगर नो एनी कमिटेड ट्रांजैक्शन शुड बी रोल्ड बैक, उसे बोलते हैं रिकवरेबल। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी आती है तो बोलेंगे नॉट रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। तो आई बात समझ में? रिकवरेबल का डेफिनेशन क्या है देखो यहां पे बताता हूं मैं, यहां बताता हूं। एक डेटाबेस वैल्यू थी x, लेट्स से इट वाज इनिशियली 5, ट्रांजैक्शन T1 चला, रीड की इसने x की वैल्यू को लोकली, 5 हो गई, 5 + 2 इसने लोकली 7 किया, उसके बाद राइट कर दिया, यहां पे 7 को डेटाबेस में जाके राइट कर दिया, ठीक है। फिर इसी रिटर्न वैल्यू को T2 ने रीड किया लोकली, 7 रीड किया, 7 + 3 10 कर दिया और राइट कर दिया। राइट करने के बाद ये हो गया 10 और ये हो गया कमिट। अब अगर ये कमिट हो गया, इसके बाद ये T1 ट्रांजैक्शन किसी रीजन से अबॉर्ट या फेल हो गया यहां पे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये T1 जो है ये रोल बैक होगा। अब अगर T1 रोल बैक हुआ तो T1 की कोई ऐसी रिटर्न वैल्यू थी जो किसी ने डर्टी रीड की थी? जी हां, x की वैल्यू थी जो T1 ने लिखी थी 7 और वो T2 ने डर्टी रीड की।
तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन ने यहां पे डर्टी रीड किया था और ये ट्रांजैक्शन पहले कमिट हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T2 को कमिट होने के बाद भी रोल बैक कराना पड़ेगा। तो ये T2 का कमिट होने के बाद रोल बैक कराने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि हमें 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 यहां पे T2 महाराज जो है वो नॉन रिकवरेबल हो जाएंगे। हमारे लिए T2 जो है वो नॉट रिकवरेबल बन जाएगा। क्यों? कमिट होने के बाद रोल बैक थोड़ी होता है, कमिट होने के बाद रोल बैक थोड़ी होगा। तो अगर कमिट होने के बाद रोल बैक नहीं होगा, तो अगर ये रोल बैक हुआ बट हमारी जरूरत है कि हमें इस कमिटेड ट्रांजैक्शन को भी रोल बैक कराना है, नॉट पॉसिबल, हेंस हम बोलेंगे ये नॉट रिकवरेबल है। आप बोल रहे हो, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या कहा मैंने? एक अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं मेरे पास शुरुआत में, मैंने अपने एक एक चेक से 2 लाख रुपए डालने की कोशिश की, 2 लाख डाल दिए, 7 लाख हो गए। बट ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो उसके पहले ही दूसरे ट्रांजैक्शन ने इसकी डर्टी वैल्यू रीड कर ली। तो एक और ट्रांजैक्शन के थ्रू मैं 3 लाख डालने की कोशिश कर रहा हूं, 3 लाख डालने की कोशिश की, ठीक है, 3 लाख डालने की कोशिश की, 7 लाख प्लस 3 लाख टोटल हो गए 10 लाख। ये हो गया कमिट। अब इसने कमिट कर दिया 10 लाख कर दिया, ये ट्रांजैक्शन हो गया फेल। अगर ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो ये डेटाबेस की वैल्यू को लाके रख देगा 5 पे। अब बताओ कि ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब रिकवर नहीं कर सकते इसको, रीस्टार्ट भी नहीं कर सकते शुरुआत से। आपका ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, आपने 3 लाख रुपए जमा भी करा दिए, तो भी क्या हुआ, तो भी आपके अकाउंट में 5 लाख ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बताओ मजा आएगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने की कोशिश की, ठीक है, फेल हो गया, बट जो 3 लाख रुपए डिपॉजिट करने की कोशिश की वो तो रखो, उसको तो रिफ्लेक्ट कराओ, 8 लाख तो बनाओ। यहाँ पे 5 लाख ही रखे हुए, यहाँ पे गलत बात है। तो रिकवरेबल क्यों नहीं है शेड्यूल? क्योंकि हमने फेलियर देखा इसके कमिट होने के बाद, इसके कमिट होने के बाद हमने फेलियर देखा जो गलत है, इसलिए रिकवरेबल। इनफैक्ट यहां पे फेल्ड की जगह पे पता है कमिट भी लिखा होता ना, तो भी मैं बोलता कि ये रिकवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इस कमिट के बाद अगर इस जगह पे ये ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली किसी रीजन से फेल हो जाता कमिट के जस्ट पहले, तो भी रिकवरेबल नहीं होता, क्योंकि इस कमिटेड ट्रांजैक्शन को हमें रोल बैक कराने की जरूरत पड़ती। अगर ये यहां पे फेल हो जाता तो भी हमें T1 रोल बैक करना है, और T1 की डर्टी वैल्यू जिसने रीड की उसको भी रोल बैक करना है। तो इसका कमिट जो है, इसके कमिट के बाद अगर T1 फेल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ भी करके, है ना? चल अब बढ़ते हैं आगे। तो जहां पे हमने यहां क्या किया था, रोल बैक, ये रोल बैक नॉट पॉसिबल ऐसा लिखा था। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअली रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल का कहना क्या है? रिकवरेबल शेड्यूल का कहना यह है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन डर्टी रीड कर रहा है, जैसे ये T2 डर्टी रीड कर रहा है, इफ T2 रीड्स डर्टी वैल्यू, आप एक काम करो सर कि T2 का कमिट जो है T1 के कमिट के बाद लिखो, T1 के कमिट के बाद लिखो। T1 के कमिट के बाद अगर T2 का कमिट होगा तो हमें कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पे ये देखो, ये देखो, यहां पे हमने क्या कहा कि हमने T2 का वही ट्रांजैक्शन रखा, T1 का वही ट्रांजैक्शन रखा, बट T2 का कमिट हमने डिले किया तब जब पहले T1 कमिट होगा उसके बाद ही ये कमिट होगा। अब इस केस में T1 से T2 का डर्टी रीड का डिपेंडेंसी है, हाँ जी है। तो बताओ कि T1 कब कब फेल हो सकता है? T1 यहां फेल हो गया, हमें T2 पे कोई दिक्कत नहीं है। T1 यहां फेल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। T1 यहां फेल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर T1 यहां तक भी फेल हो जाता है ना, यहां तक भी, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम T1 को अगर रोल बैक करेंगे तो T2 को भी रोल बैक कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहां भी फेल हुआ तो T1 रोल बैक हुआ,
T1 पे जो भी डिपेंडेंट डर्टी वैल्यू रीड करने वाले ट्रांजैक्शन थे T2, ये भी रोल बैक हो गए। आप देख सकते हो मैंने T2 को अभी तक कमिट नहीं किया, मैंने T2 को अभी तक कमिट नहीं किया था। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी शेड्यूल क्या बने, रिकवरेबल बने, तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि इफ अ ट्रांजैक्शन रीड्स dirty value from another transaction, let's say a transaction Ti reads dirty value from another transaction Tj, then do commit of Tj after commit of Ti। तो जहां से डर्टी वैल्यू रीड हो रही है उसका कमिट पहले करो, उसके बाद में जो डर्टी वैल्यू रीड कर रहा है उसका कमिट बाद में करो। उससे क्या होगा, उससे ये रिकवरेबल बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये शेड्यूल रिकवरेबल है। इज दैट फाइन? क्या ये समझ में आया बच्चों आपको? अब रिकवरेबल में दो चीजें होती है, एक होती है कास्केडलेस, एक होती है कास्केडिंग रिकवरेबल। कास्केडलेस और कास्केडिंग क्या होती है? देखो, कास्केडलेस और कास्केडिंग का जो डिफरेंस है वो ये है कि आप एग्जाम में यहां बैठे हो, आपके जस्ट फ्रेंड पे पीछे आपका एक फ्रेंड नंबर 1, उसके जस्ट पीछे फ्रेंड नंबर 2, उसके जस्ट पीछे फ्रेंड नंबर 3। इस तरीके से आप 4 दोस्त एक ही लाइन में एक एग्जामिनेशन में बैठे हो। आपने कुछ लिखा, एक क्वेश्चन का आंसर, उसको F1 ने भी रीड किया, फिर उस डर्टी वैल्यू को F2 ने भी रीड किया F1 से, और उस डर्टी वैल्यू को F3 ने F2 से रीड कर लिया। इट्स लाइक कि ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, इसने X पे राइट किया जिसको T2 ने रीड किया और फिर उस पे राइट भी किया, फिर T3 ने इसको रीड किया, राइट किया, फिर T4 ने उसको रीड किया और राइट किया। तो अल्टीमेटली हमारे पास डर्टी वैल्यू रीड हो रही है T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, इस तरीके से, है ना। अब यहां पे आपने क्या किया, आपने कुछ तो लिखा आंसर, उसको फ्रेंड नंबर 1 ने कॉपी कर लिया, 1 से 2 ने कॉपी कर लिया, 2 से 3 ने कॉपी कर लिया। अब किसी का कमिट नहीं हुआ है, किसी का भी कमिट नहीं हुआ है, और आपने उस आंसर को मिटा दिया, यहां से हटा दिया। नहीं नहीं यार, ये इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं है, गलत लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, आपकी वजह से F1 रोल बैक होगा, वो भी मना करेगा। अब F1 F2 को बोलेगा कि भाई साहब ये गलत हो गया, इसको भी हटाओ, तो F2 भी रोल बैक होगा, F2 से F3 रोल बैक होगा। तो हमारे यहां पे क्या हो रहा है, डोमिनो इफेक्ट हो रहा है कि अगर यहां रोल बैक हुआ तो उसकी वजह से 1 2 3 कंटिन्यूअसली कास्केडेड रोल बैक हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो शेड्यूल रिकवरेबल तो है, बट उसे बोलेंगे हम कास्केडिंग रिकवरेबल रोल बैक, कि हम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रोल बैक को कैस्केड कर रहे हैं, कि एक ट्रांजैक्शन की रोल बैक की वजह से दूसरा ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा, एक ट्रांजैक्शन के रोल बैक की वजह से दूसरा ट्रांजैक्शन रोल बैक हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग रिकवरेबल। अगर कास्केडलेस लिखेंगे तो इसका मतलब है कि किसी एक ट्रांजैक्शन के रोल बैक से दूसरा ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं होगा। कि हम क्या कहेंगे पहले, कि पहले मेरा फ्रेंड ये वाला भाई साहब ये पहले कुछ लिखे और सबमिट कर दे, उसके बाद ही मैं उस सबमिटेड वैल्यू को रीड करूं, ताकि मेरे पास कंफर्म्ड हो कि ये रोल बैक नहीं कर पाएगा। सबमिट हो गया है मतलब कमिट हो गया, उसके बाद ही मैं डर्टी वैल्यू रीड करूं।
फिर ये कमिट करेगा, उसके बाद में F2 इसको रीड करेगा, F2 कमिट कर देगा, उसके बाद ही F3 उसे रीड करेगा। तो ये देखिए यहां पे लिखा है कैस्केडिंग रिकवरेबल रोलबैक का मतलब क्या है कि हमने T1 को किसी डेटाबेस आइटम X पे रीड कराया, उसके बाद उसी डर्टी वैल्यू को T2 ने रीड किया, फिर T1 का कमिट यहां पे है और T2 का कमिट यहां पे है। आफ्टर T1 का कमिट ओनली T2 का कमिट है, ठीक है, तो रिकवरेबल तो है बट ये कास्केडेड है। क्यों है सर? क्योंकि अगर यहां पे T1 यहां फेल हो गया, इफ T1 फेल्स हियर जस्ट बिफोर द कमिट, T1 का रोल बैक करना पड़ेगा। जी हां, तो T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा, T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो कैस्केडिंग रोल बैक का, रिकवरेबल रोल बैक का मतलब क्या है? इफ बिकॉज ऑफ अ ट्रांजैक्शन TI का रोल बैक other transaction TJ also rolled back, then it is cascading। और रोल बैक है, ठीक है, कास्केडिंग रोल बैक है, समझ में आया, बट रिकवरेबल तो है ही है। ये रिकवरेबल है सर, हाँ, क्यों? क्योंकि हमें रोल बैक किसी भी कमिटेड ट्रांजैक्शन को करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कमिट हो गया और उसके बाद T2 फेल हो गया यहां पे, तो मुझे T2 को ही बस रोल बैक करना है, T1 को नहीं, क्योंकि T1 T2 पे डिपेंडेंट नहीं है ना। तो जो डिपेंडेंट होगा वो रोल बैक हो जाएगा, यहां पे T2 पे कोई डिपेंडेंट है ही नहीं, तो रोल बैक होगा नहीं। आई बात समझ में? तो यहां पे ये रिकवरेबल तो है, जी हां है, कि जो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है उसका कमिट जिस पे डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन पे है उस ट्रांजैक्शन के कमिट के बाद हो रहा है, ये देखो हो रहा है, तो रिकवरेबल तो है, बट कास्केडेड है कि अगर 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 ये यहां फेल हो गया, एग्जाम्पल में जो हुआ है वो लिख देता हूं, क्या हो रहा है यहां पे, हियर if T1 fails just before its commit, इसकी कमिट के जस्ट पहले T1 फेल हो गया, then T1 must be rolled back, T1 को हमें रोल करना पड़ेगा, and because T2 has read dirty value of T1, hence T2 also must be rolled back। तो T1 के रोल बैक की वजह से T2 का रोल बैक हो रहा है, उसे बोलेंगे कैस्केडिंग रोल बैक, बट ये अभी भी रिकवरेबल तो है। हम यहां पे देखेंगे कैस्केडलेस। कैस्केडलेस क्या कहता है? कैस्केडलेस कहता है कि हमारा एक ट्रांजैक्शन का रोल बैक दूसरे ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने नहीं देगा, नहीं ऐसा ट्रिगर करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन को कमिट करने के बाद ही दूसरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू को रीड कराएंगे। जैसे कि यहां पे हमने क्या कहा, ट्रांजैक्शन T1 ने पूरा रीड राइट कर दिया, जो अपडेशन करने थे कर दिए, फिर कमिट किया, उसके बाद T2 ने उसको रीड किया। फायदा क्या है? फायदा ये है, डिपेंडेंसी कहां से कहां पे है? T1 से T2 पे। T1 ने उसे रीड किया और T1 ने उसे राइट किया, उसी रिटर्न वैल्यू को T2 रीड कर रहा है। तो अगर T1 फेल हो गया सर, तो कहां पे हो सकता है T1 फेल? यहां पे होगा। अभी तक तो डर्टी वैल्यू रीड हुई नहीं है, T2 स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो रोल बैक का टेंशन नहीं। यहां पे फेल हुआ तो सिर्फ T1 रोल बैक होगा, T2 डिपेंडेंट अभी तक हुआ ही नहीं। यहां पे फेल हुआ तो भी नहीं हुआ, यहां पे फेल हुआ तो भी नहीं हुआ, उसके बाद तो कमिट हो गया, कमिट के बाद तो फेल हो नहीं सकता, पूरा खत्म ही हो गया मामला।
तो कमिट होने के बाद तो फेल हो नहीं सकता, तो एट लास्ट T1 यहां पे फेल हो सकता है। T1 फेल हुआ कमिट के जस्ट पहले, तो भी सिर्फ T1 को ही रोल बैक करना पड़ेगा, T2 को नहीं। तो रिकवरेबल शेड्यूल है, बिल्कुल है कि हमने इसके कमिट के बाद ही इसके कमिट को लिखा है। जी हाँ, डिपेंडेंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। अगर T2 पूरा कंप्लीट हो गया और T1 पूरा कंप्लीट हो गया, T2 स्टार्ट हुआ, यहां पे क्या हुआ, फेल आ गया, फेलियर हुआ, तो सिर्फ T2 को ही रोल बैक करना पड़ेगा, T1 को रोल बैक करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि T1 T2 पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर यहां पे भी अगर फेलियर आया तो सिर्फ T2 रोल बैक होगा, यहां पे अगर आया फेलियर तो भी सिर्फ T2 रोल बैक होगा। तो अल्टीमेटली यहां पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो वो अकेला ही रोल बैक होगा, दूसरे को रोल बैक नहीं करने के लिए ट्रिगर करेगा। तो हम यहां लिखेंगे कि इफ T1 fails at any point of time, of course वो before its commit only it can fail, before its commit only it can fail for sure। ये तो एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है, नॉर्मल सी बात है जो आपको सबको समझ में आ भी जाएगी। देन ओनली T1 should be और will be, T1 will be rolled back, सिर्फ T1 ही रोल बैक होगा, T2 नहीं। हेंस कास्केड लेस है बिल्कुल, बट रिकवरेबल तो है ही। रिकवरेबल है, जी हाँ है, बट कास्केड लेस है। ठीक है, तो अब रिकवरेबिलिटी समझ में आई। जो क्वेश्चन गेट में आते हैं ना बच्चा, वो यही आते हैं कि गिवन शेड्यूल इज रिकवरेबल और नॉट। अगर वो पूछेंगे ज्यादा तो क्या पूछ सकते हैं, कैस्केडेड रिकवरेबल और नॉट, बस इतना डिफरेंस पूछेंगे, दैट्स इट। तो आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लॉकिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करने वाले। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, बेसिक स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, और उसके बाद फिर हम टाइम स्टैम्प बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल पे जाएंगे, फिर डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करेंगे, फिर हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा आगे का पूरा शेड्यूल। तो अब मुझे उम्मीद है कि आई गेस 10 से 15 लेक्चर्स और हमें लगेंगे ऐसे 1 आवर के, और हम ये डीबीएमएस का जो शेड्यूल है पूरा खत्म कर देंगे, है ना। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक 7 डे फ्री ट्रायल एक्सेस नहीं किया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का, तो कर लीजिए। नए नंबर से ही आप इसको कर सकते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, नहीं तो वीडियो के जो चैट बॉक्स है, लाइव चैट बॉक्स, उसमें भी लिंक दे रखी है, क्लिक कर सकते हो। क्लिक करो, ऐप ओपन होगी, रजिस्टर करो गेट के लिए, फिर कोड लगा लेना VDEEP10, ताकि आपको 7 डेज के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का एक्सेस फ्री में मिल जाए। आज आखिरी दिन है इसको एक्सेस करने का, आज के बाद फिर इसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट डे है, आज ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि यस, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को आप एंजॉय कर रहे हो, आपको लर्निंग जो है बहुत अच्छी मिल रही है, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के 4 महीना या फिर और ज़्यादा, तो आप ये कोड लगा लो VDEEP10, और इसको आप डिस्काउंट कोड के जैसा भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको सब्सक्रिप्शन जो है उसमें डिस्काउंट भी मिल जाए, और मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाए। आप लोगों को जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, आप ड्यूरेशन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जो गेट 23 है उसके एस्पिरेंट्स है, वो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गेट 24 को ही टारगेट कर रहे हो तो 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप गेट 24 25 दोनों सब्स को एक्सेस करना चाहते हो तो 24 प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बस याद रखिएगा, कोड ये लगा लीजिएगा ताकि आपको डिस्काउंट के साथ दूसरे बेनिफिट्स मिल जाए। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, प्लस और आइकॉनिक, जो आपको ठीक लगता है सब्सक्रिप्शन आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और सब्सक्रिप्शन है, लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी सिर्फ, और आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्रिंटेड नोट्स। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो। अगर आप लोग चाहते हैं नो कॉस्ट EMI पे लेना सब्सक्रिप्शन, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे आपको एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं देना है।
और आपको पेमेंट करने को मिल जाएगी इन द इंस्टॉलमेंट्स। आप देख सकते हैं गेट 24 के लिए हमने गुरुकुल बैच स्टार्ट किया है, प्लस गेट 23 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच में 20th अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है बीवी रेड्डी सर का डिजिटल। आपको यहां पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और सर का सपोर्ट मिलेगा कि कैसे इस डिजिटल को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्स बनाया जाए। देखिए, डिजिटल लॉजिक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत लगती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लैरिटी के साथ आपको बनेंगी और उतना आपको क्विकली आंसर्स बनेंगे। बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और सर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको हाथ में लाके दे देंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को और इस चैनल के कंटेंट को अपने फ्रेंड्स तक। आप लोग बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छा करेंगे, अपना हार्डवर्क करते रहेंगे। एक छोटा सा पेबैक आप मुझे कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब के लर्नर हैं तो, वो ये है कि इस चैनल के कंटेंट को मेरे प्लेलिस्ट को अपने सोशल मीडिया पे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे टैग करके और शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज पे शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये बेनिफिट हो कि आप उन तक पहुंच पाए, उन लोगों तक ये प्लेलिस्ट पहुंच पाए जिन लोगों को ये इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बेनिफिट ये होगा कि मैं उन लोगों से भी कनेक्ट हो पाऊंगा और उन लोगों की हेल्प कर पाऊंगा जिनको क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। और आप मुझे ये जो पे बैक करेंगे कहीं ना कहीं दुआओं के थ्रू, और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा कंटेंट और अच्छी मोटिवेशन और नया इनोवेटिव कंटेंट आप तक लाऊं मैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको कोई भी क्लासेस मिस ना हो, वरना फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप क्लासेस मिस कर लेंगे और फिर आप बोलेंगे सर ये कब हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कीप लर्निंग हैप्पीली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, हैप्पी